ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सम्स वाले पेजेस, इलस्ट्रेशन 57। इसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट्स पांचों एक्सप्लेन कर दिए, सारी की सारी पांच। अब मेरे को ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है यहाँ से लेकर समझाना है। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ओपनिंग बैलेंस है 10,000, ओपनिंग बैलेंस है ये वाला 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है ये वाला 15,000। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 रुपये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पैसे निकाले होंगे और बीडीआर में पैसे डाले होंगे। मैं बीडीआर का मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट नहीं बनाता हूँ, डायरेक्टली बता देता हूँ, ये एक रिजर्व टाइप का अकाउंट है और इसमें 5,000 रुपये हम लोग डालेंगे रिजर्व में, तो पैसे निकालेंगे कहाँ से? पीएनएल में थे। मतलब सेक्शन ए का जो पार्ट 2 होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें 5,000 रुपये हो जाएगा डेबिट। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू बेटर रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू बेटर रिजर्व बोलते हैं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलते हैं। तो पीएनएल में हो गया डेबिट, पीएनएल में हो गया डेबिट और अपने बीडीआर अकाउंट में होगा क्रेडिट 5,000। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब अकाउंट नहीं बना रहा हूं मैंने, डायरेक्टली एक इफेक्ट कर दिया, डिफरेंस जो 5,000 है वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। अब जैसे मैं बार बार आपको बताता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस भी नहीं आता है, क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोनों का डिफरेंस आता है। अब ये जो सन्ड्री डेटर्स है 1 लाख और 2 लाख, तो साल के शुरू में था 1 लाख और साल के एंड में 2 लाख। ओके, तो ये जो 1 लाख रुपीज डेटर्स बढ़ गया, तो क्यों बढ़ गया? अब डेटर्स अगर बढ़ गया तो ये आता है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट्स में उल्टा रूल होता है, डेटर्स मतलब करंट एसेट, करंट एसेट में उल्टा रूल, बढ़ जाए तो हम कम करेंगे, तो हम लोग 1 लाख रुपीज लेस करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल मतलब सेक्शन ए का पार्ट 3, तो इसके अंदर हम 1 लाख रुपीज लेस करेंगे जो डेटर्स हमारे बढ़ गए। तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख। तो डेटर्स अगर बढ़ गए तो हम कर देंगे कम, हम 1 लाख लेस कर देंगे। तो मैंने लेस पे लिखा है 1 लाख। आगे डेटर्स के बाद पूरा उल्टा ही स्टार्ट करता हूं मैं हमेशा। रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसका मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। वर्किंग नोट्स में जिसका अकाउंट बनाया हुआ है उसको फिलहाल छोड़ देने का, बाद में वर्किंग नोट्स में इसको टैली करेंगे। इसके बाद सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 1 लाख और 2,50,000। तो जो पीएनएल का बैलेंस है 1 लाख और 2,50,000, मतलब साल के शुरू में 1 लाख था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साल के शुरू में 1 लाख था और अंत में है 2,50,000, मतलब 1,50,000 का प्रॉफिट बढ़ गया। पहले 1 लाख था, बाद में 250 हो गया, तो 1,50,000 प्रॉफिट बढ़ गया। तो जो 1,50,000 हमारा प्रॉफिट बढ़ गया उसको पहली लाइन में लिखते हैं सेक्शन ए पार्ट 1, इंक्रीज इन प्रॉफिट 1,50,000 प्रॉफिट बढ़ गया। इसके बाद और ऊपर जाते हैं, बीडीआर हो गया, डेटर्स हो गया, प्रीमियम और रिडम्पशन का अकाउंट बनाया, पीएनएल हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसका भी अकाउंट बनाया हुआ है वर्किंग नोट्स में हमने, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसका भी अकाउंट बनाया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल इसका भी अकाउंट बनाया। जब हम इनको वर्किंग नोट्स को टैली करेंगे तब इनको देख लेंगे। जिसका अकाउंट बनाया उसको छोड़ते जाओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग है 42,000, क्लोजिंग है 70,000, 42 और 70, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की लास्ट लाइन में आता है 42 और 70 सेक्शन सी के नीचे। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे ओपनिंग में आएगा 42,000 और क्लोजिंग में है 70,000। बाद में टोटल आउटर कॉलम में बाद में लिखूंगा 42 और 70 ओपनिंग और क्लोजिंग। ये हो गया 42 और 70। ट्रेड रिसीवेबल का नोट नंबर लिखा हुआ है, अगर नोट नंबर लिखा हुआ है मतलब ये नीचे नोट्स में ऑलरेडी सॉल्व हो गया है, अगर नोट नंबर लिखा हुआ है तो फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मतलब करंट एसेट, ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 90,000 90,000, तो 10,000 रुपीज डिक्रीज है। तो इन्वेंट्री में 10,000 डिक्रीज है। करंट एसेट में उल्टा रूल, यहाँ पे 10,000 हो गया कम तो हम बढ़ा देंगे, हम 10,000 को ऐड कर देंगे। 10,000 यहाँ पे लेस हो गया तो हम ऐड करेंगे 10,000, मतलब वर्किंग कैपिटल में ऐड पे, वर्किंग कैपिटल ये इसमें 10,000 ऐड में आएगा, मतलब पार्ट 3 में 10,000 ऐड में आएगा। ये इन्वेंट्री कम हो गया, डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया कम, हम इसको लिखेंगे ऐड पे। करंट एसेट में उल्टा रूल, इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है, कम हो गया तो हम बढ़ा देंगे। आगे इन्वेंट्री के बाद क्या दिया हुआ है,
इन्वेंट्री के बाद आपको दिया हुआ करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है 8,000 और 10,000 ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आता है। ओपनिंग वाला ओपनिंग में, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में, 8 और 10। तो करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। ओपनिंग वाला 8,000 ओपनिंग में आएगा, क्लोजिंग वाला 10,000 क्लोजिंग में आएगा। इसका डिफरेंस नहीं निकालते, इसमें बस ओपनिंग वाला ओपनिंग में लिखते हैं, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में लिखते हैं। आगे इसके बाद क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है? करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये करंट इन्वेस्टमेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है। इसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट 30,000 और 80,000। 10% इन्वेस्टमेंट 30,000 और 80,000, तो 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमने खरीदी होगी। मैं फिर से बोलता हूँ 30,000 और 80,000 हमारे काम का नहीं है। 30 भी कहीं पे भी नहीं आएगा, 80 भी कहीं पे भी नहीं आएगा, लेकिन इनका जो डिफरेंस है 50,000 रुपए। 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि खरीदी होगी। अब खरीदी होगी तो पैसे पे किए होंगे। 10% इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे ऊपर लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सेक्शन बी में आता है। इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो 50,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई तो हमने पैसे पे किए होंगे, ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में 50,000 हम पे करेंगे। 50,000 परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 50,000। ओके अभी हम लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट का परचेज तो लिख दिया 50,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपीज की बढ़ गई। लेकिन अगर आपने देखा हो क्वेश्चन में तो इसमें 10% दिया हुआ था इन्वेस्टमेंट में। अगर आपने क्वेश्चन में ध्यान दिया तो ये 10% दिया हुआ था। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 80,000, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि खरीदी होगी, राइट? खरीदी होगी तो इन्वेस्टमेंट कम्स इन, बैंक बैलेंस गोज आउट, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो, वो मैंने लिख दिया 50,000 इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो में मैंने लिख दिया सेक्शन बी में। ये सेक्शन बी में इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो में मैंने लिख दिया। लेकिन इसका इंटरेस्ट भी हमको मिलेगा, और क्वेश्चन में कुछ क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो एडिशनल 50,000 की इन्वेस्टमेंट खरीदी वो कब खरीदी, वो डेट बताई हुई नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे। इस 30,000 पे इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 30,000 पे 10% इंटरेस्ट होगा 3,000। 30,000 पे 10% होगा 3,000। ये 3,000 हमारी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है। तो 3,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है। तो एक आएगा पीएनएल में क्रेडिट, मतलब सेक्शन ए पार्ट 2 पीएनएल में क्रेडिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो इनकम्स आती है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये मैं ओपनिंग बैलेंस पे ही निकालूंगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये मैं ओपनिंग बैलेंस पे निकालूंगा। ओपनिंग बैलेंस है इन्वेस्टमेंट का 30,000 और उसके परसेंटेज है 10%। ओपनिंग बैलेंस है 30,000, उस पे 10% होता है 3,000। इतना इंटरेस्ट हमको मिलेगा। बाकी जो नया इन्वेस्टमेंट होगा 50,000 वाला, उस पर इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि उसकी डेट वगैरह दी हुई नहीं है कि वो 50,000 वाला इन्वेस्टमेंट कब खरीदा, 50,000 वाला, तो उस पर इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, सिर्फ ओपनिंग पे ही निकाल सकते हैं। तो 3,000 इंटरेस्ट मिला तो पीएनएल में होगा क्रेडिट, तो बैंक में होगा डेबिट। कौन सी बैंक? इन्वेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट या रेंट मिले तो इन्वेस्टिंग में आता है, रिसीव्ड हो तो इन्वेस्टिंग में आता है, और इंटरेस्ट अगर पेड हो तो फाइनेंसिंग में आता है। मैंने बहुत बार बताया। तो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स थी 10% वाली, उन पे इंटरेस्ट हमको मिला, तो ये हमारे लिए इनकम भी है। बैंक में डेबिट भी होगा, बैंक में होगा डेबिट और पीएनएल में होगा क्रेडिट। ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो हिडन एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट इस चैप्टर में करने पड़ते हैं। आगे इसके बाद हम लोग पहुंचे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इसका हमने अकाउंट बनाया हुआ है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स 12,000 और 24,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं थी। 12,000 और 24,000 की प्रोविजन फॉर टैक्स, 12,000 और 24,000 की कोई एडजस्टमेंट दी हुई नहीं थी, तो इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। और अगर आपको याद हो, पहले मैं चेक कर लूँ इसकी कोई एडजस्टमेंट थी कि नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स की मशीन, डेप्रिसिएशन, प्रेफरेंस शेयर्स, इंटरिम डिविडेंड नहीं, इसकी कोई एडजस्टमेंट थी नहीं। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है 12,000, मतलब ओपनिंग है 24,000, क्लोजिंग है 12,000, ये रहा 24 और 12, तो इसका हमको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, तो समझ में आएगा अच्छे से।
तो मैं एक वर्किंग नोट्स में जाके एक अकाउंट बनाऊंगा। वर्किंग नोट्स में एक नया अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे ये मैंने ब्लैंक फॉर्मेट बना लिया। इसके अंदर मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्योंकि हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट 24, क्लोजिंग होता है डेबिट 12,000। तो क्लोजिंग क्रेडिट किया, ओपनिंग क्रेडिट किया बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और क्लोजिंग को डेबिट किया। क्लोजिंग को डेबिट किया 12,000 टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। तो ब्रॉड फॉरवर्ड में 24,000 और कैरी फॉरवर्ड में 12,000। ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसका रूल क्या होता है? इसका रूल होता है लास्ट ईयर का पे करो। लास्ट ईयर वाला मतलब ओपनिंग बैलेंस वाला, लास्ट ईयर वाला 24,000 पे करते हैं। रूल्स याद करो, लास्ट ईयर वाला 24,000 पे करते हैं, मतलब 24,000 डेबिट, यहाँ पे डेबिट करके इसको पे कर दो टू बैंक अकाउंट। कौन से सेक्शन में? सेक्शन ए की लास्ट लाइन। सेक्शन ए की लास्ट लाइन होती है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। उसमें ये वाला 24,000 पेमेंट ऑफ टैक्सेस में ऊपर जाके क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे होगा डेबिट, तो ऊपर जाके सेक्शन ए की लास्ट लाइन में हो जाएगा क्रेडिट 24,000। तो मैं 24,000 पे करूंगा। ये 24,000 यहाँ पे होगा डेबिट, तो सेक्शन ए की लास्ट लाइन में होगा क्रेडिट 24,000। तो सेक्शन ए की ये लास्ट लाइन है लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, इसमें 24,000 हम लोग पे करेंगे। इसमें हम लोग 24,000 को पे करेंगे, ये 24,000। ठीक है, आप लोग ब्रैकेट लगा देना। ये 24,000 हमने पे किया। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में हुआ डेबिट और पीएनएल में हुआ क्रेडिट, सेक्शन ए की लास्ट लाइन। आगे अब वर्किंग नोट्स में जा रहा हूं मैं वापस। ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये वाला 24,000 का एक इफेक्ट क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था। ये वाला 12,000 का एक इफेक्ट क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था। ये वाला 24,000 जो है टू बैंक वाला, इसके दो इफेक्ट, यहाँ पे डेबिट तो पीएनएल में क्रेडिट लेस पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब करंट ईयर का जो 12,000 है, इसको बोलते हैं करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ। इसको क्या बोलते हैं? करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ। ये 12,000 पे यहाँ पे होगा डेबिट, 12,000 पे को उल्टा कर देंगे। पहले था डेबिट, तो अभी हम लोग कर देंगे इस 12,000 को क्रेडिट। इसको बोलते हैं करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ। इसको लेके जाएंगे पीएनएल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट ईयर का प्रोविजन बनाओ, मैं लिख के दूं लास्ट ईयर का पे करते हैं। करंट ईयर का जो है 12,000 है, करंट ईयर का प्रोविजन बनाते हैं। तो 12,000 यहाँ पे होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट। पीएनएल में डेबिट कहाँ पे? थर्ड फॉर्मेट, सेक्शन ए का पार्ट 1 12,000। तो 12,000 थर्ड फॉर्मेट में डेबिट हो जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। ये थर्ड फॉर्मेट है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर में 12,000 पे आ जाएगा। ये हो गया ऐड मतलब डेबिट 12,000 डन। और उल्टा जाते हैं ऊपर, एडजस्टमेंट हो गई, ओल्ड बैलेंस शीट हो गई। कहां तक पहुंचे थे? यहां तक पहुंचे थे प्रोविजन फॉर टैक्स तक। अदर करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर दिया हुआ है 5,000 और 10,000। ये 5,000 और 10,000 अदर करंट लायबिलिटीज में नोट नंबर दिया हुआ है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नोट नंबर दिया हुआ है, इसको छोड़ दो। नोट्स में इसको हमने सॉल्व किया होगा। ट्रेड पेएबल ओपनिंग 46, क्लोजिंग 133, तो डिफरेंस निकाले 133 माइनस 46, 133 माइनस 46 ये होता है 87,000। तो ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर्स 87,000, क्रेडिटर्स 87,000, क्रेडिटर्स 80,000 बढ़ गए। क्रेडिटर्स 87,000 बढ़ गया तो हम भी बढ़ाएंगे। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल होता है। तो 87,000 क्रेडिटर्स बढ़ गया, ये वर्किंग कैपिटल में आएगा, ऐड पे आएगा। यहाँ पे 87,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स बोलो तो भी चलेगा, ट्रेड पेएबल्स बोलो तो भी चलेगा। 87,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए तो हमने भी बढ़ा दिया। ठीक है, 87,000 के क्रेडिटर्स बढ़ गए तो हम भी बढ़ा देंगे। करंट लायबिलिटीज में सीधा रूल होता है। नेक्स्ट, अब क्रेडिटर्स के बाद ये ट्रेड पेएबल के बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें 10% डिबेंचर्स 1 लाख और 2 लाख। डिबेंचर्स भी एडजस्टमेंट में कहीं पे नहीं था, तो ये 10% भी काम आएगा, ध्यान देना। 1 लाख के डिबेंचर्स थे साल के शुरू में, डिबेंचर्स साल के शुरू में थे 1 लाख के,
और साल के अंत में हो गए 2 लाख के, तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स क्यों बढ़े? क्योंकि हमने डिबेंचर इश्यू किए होंगे, इश्यू किए होंगे तो पैसा हमारे पास आएगा। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ डिबेंचर्स की कोई एडजस्टमेंट ना हो, वैसे होती तो मैंने टिक कर दिया होता, तो डिबेंचर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स बढ़ गए, क्यों बढ़ गए? क्योंकि इश्यू किए होंगे, इश्यू किए होंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा मतलब फाइनेंसिंग में इनफ्लो। 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इश्यू किए, तो इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स 1 लाख, डन। अब इसका भी इंटरेस्ट वगैरह निकालना पड़ेगा, तो इसमें भी ओपनिंग बैलेंस पे ही निकालेंगे। डिबेंचर्स में जो इश्यू किए 1 लाख के डिबेंचर्स, वो बताया हुआ नहीं है कब इश्यू किए, तो ओपनिंग बैलेंस पे ही निकालेंगे, 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे 10%। तो डिबेंचर्स में भी ऐसा ही है, इसमें ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 2 लाख, तो 1 लाख के डिबेंचर हमने नए इश्यू किए, तो जो नए डिबेंचर इश्यू किए 1 लाख के, वो कब इश्यू किए उसकी डेट बताई हुई नहीं है, तो हम नए वाले डिबेंचर्स पे तो इंटरेस्ट निकाल ही नहीं सकते। पुराने जो डिबेंचर थे ओपनिंग बैलेंस वाले 1 लाख वाले, उसी पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। 1 लाख पे 10% 10,000, मतलब नए डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट में किया था खाली ओपनिंग पे, वैसे ही डिबेंचर्स में करेंगे खाली ओपनिंग पे। 1 लाख के डिबेंचर्स पे 10% होगा 10,000। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम पे करेंगे तो पीएनएल में एड एक्सपेंसेस में, पीएनएल में एड एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम पे करेंगे 10,000, तो पीएनएल के लिए एक्सपेंस है ये, मतलब सेक्शन ए का पार्ट 2 एड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये हम निकालेंगे ओपनिंग बैलेंस वाले 1 लाख पे मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये होता है 10,000। पीएनएल में हो गया डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, और फाइनेंसिंग में क्रेडिट आउटफ्लो, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो फाइनेंसिंग में आउटफ्लो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000, यहाँ पे 4 नंबर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000, तो पीएनएल में हो गया डेबिट और सेक्शन सी में हो गया क्रेडिट, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे। इसके बाद आपको दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका हमने नोट नंबर लिखा हुआ है 2, तो नोट्स में दे इसके सारे बाइफर्केशन जो सारे इसके पार्ट्स होंगे हमने सॉल्व कर लिए होंगे, 2,55,000 और 1 लाख, ये हमने सॉल्व कर दिया। इसके बाद शेयर कैपिटल में भी नोट नंबर लिखा हुआ है, तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया होगा। बाकी बचा बैलेंसिंग, बैलेंसिंग के लिए आई गेस ये वीडियो लेक्चर बहुत लेंथी हो गया, एक और वीडियो लेक्चर लेके बैलेंसिंग समझा दूंगा, उसमें सारे वर्किंग नोट्स और सेक्शन ABC मैं बता दूंगा, अभी इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में इतना ही।